कि अब जब बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात रहे, क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर माने जाएंगे? जबकि एक बड़ी पार्टी इसमें हिस्सा नहीं थी चुनाव का। तो सबसे पहले चुनाव के नतीजों पर तो आएंगे ही, लेकिन उससे पहले क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर माने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, तो अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि 17 साल बाद मिस्टर रहमान वापस आए बांग्लादेश के अंदर, और उन हालात में वापस आए जबकि उनकी मदर, जो 2 बार की वहाँ प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी बांग्लादेश की, खालिदा ज़िया, उनके बेटे हैं। और जब वहाँ पर आए तो उनकी मदर की डेथ भी हो गई, तो ये सिंपैथी उनको मिली है। और जहाँ तक पूरा, मैं इलेक्शन से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ मैं डायरेक्टर। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, और हमारे यहाँ के ऑब्ज़र्वर गए भी थे वहाँ इलेक्शन के दौरान, इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर जाते ही हैं, हमारे देश में भी आते हैं, वहाँ भी बांग्लादेश भी गए। तो जिन परिस्थितियों में वहाँ पर चुनाव हुए, उन परिस्थितियों में ये देखा गया कि कितना पीसफुली चुनाव हुए। वरना जनरली वहाँ पे हिंसाएं होती हैं, बम मारे जाते हैं, थोड़ा बहुत तो देखी ऐसी चीजें उतना तो इंटीरियर्स के अंदर। उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन जो आप ये कह रही हैं कि वहाँ पर एक पार्टी को नहीं दिया गया, आवामी लीग की पार्टी को, शेख हसीना को जगह नहीं दी गई, वो जो पीसफुली इलेक्शन हुए हैं उसका भी यही कारण यही है। और अभी बहुत ज़रूरी था इस हालात में वहाँ पर इलेक्शन होने, जो इलेक्शन हुए, और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर थे सभी तरफ से। और मैं तो कहूँगा कि हमारे देश की, भारत की दूरदर्शिता, और हमारे जो सीजनल डिप्लोमेट हैं, जिनका डिप्लोमेट कैरियर रहा पूरा, वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। उनको हमारे मोदी जी ने उनको बांग्लादेश में उनके कंडोलेंस की मदर के लिए भेजा था मिस्टर रहमान के पास, और वो गए वहाँ पर, उन्होंने अलग से बात भी की। तो एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है। मैं समझता हूँ हर बार युग अलग अलग होता है, और ये बहुत पहले की बात है जब उनकी मदर 2 बार वहाँ पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रहीं, तब उनके क्या हालात थे, किन कंडीशन में बनी, कैसे क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमसे थोड़ा रुख अलग रखा, यानी हमारे पड़ोसी से ज़्यादा रिश्ते रखे उन्होंने और हमसे कम रखे, चूँकि कुछ रिलीजियस पॉइंट भी थे वहाँ पर। लेकिन अब की बार आप देखिए कि रिलीजियस का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ है कि 77 सीटें आई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं उसको समझूंगी, लेकिन उससे पहले सर का ये मानना है कि पहली बात हिंसा नहीं हुई जैसे देखने को थी, दूसरा ये कि अवामी लीग की एब्सेंस में एक लोगों के अंदर उत्साह था वोटर बतौर वोटर, और वो वोट करने गए, ऐसा लगा आपको? क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज देखे, उसमें ये देखा कि कई लोग ये कहते थे कि हमने 2008 से लेकर अब तक वोट ही नहीं किया था, क्योंकि कह दिया जाता था कि आपका वोट तो पड़ गया। दूसरा, कई लोग ये कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, जो इस बार देखने को मिली। ये फर्क देख रहे हैं आप? देखो अदिति, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, अगर हम एक फैक्टर को बाहर रख दें कि अवामी लीग को मौका नहीं दिया गया, तो जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे जी, 394 से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे वहाँ पर, टीवी प्रिंट मीडिया से। सभी का जो फीडबैक आ रहा है कि इलेक्शंस तो ठीक ठाक थे। ठीक है, थोड़ी तो बहुत एक आध बूथ कैप्चरिंग की खबर आई, 1-2 जगह पर ऐसा लगा कि शायद माइनॉरिटीज़ को पोलिंग बूथ में आने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब वोटर्स होंगे तो 1-2 जगह ऐसा होगा। देखो, जहाँ तक आपने पूछा कि वोटर टर्नआउट जो प्रेजेंट हालत में है, समझना पड़ेगा कि पिछले इलेक्शन में वोटर टर्नआउट में करीबन 56% लोगों ने वोट दिया था अवामी लीग को। तो थोड़ा सा ऊहा पुहा का माहौल था, उनको समझ नहीं आ रहा था जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं अवामी लीग की, किसको वोट करें। लेकिन फाइनली उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद ने माइग्रेट किया। उन्होंने माइग्रेट ऐसे किया कि उनको पता लग गया, आइडिया होगा कि अगर जमात और दूसरी जो धार्मिक कट्टरवादी पार्टियां हैं वो अगर पावर में आ जाएंगी तो शायद डेफिनेटली हिंदुओं को, 1,30,00,000 हिंदू हैं, 8% बहुत बड़ा स्विंग फैक्टर है। तो इन्होंने शायद माइग्रेट किया बीएनपी की तरफ। क्या ये जमात की तरफ वोट देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। एक और चीज़ है कि इस बार के चुनाव में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। मेरे जो मित्र हैं बांग्लादेश में, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने कहा कि इस बार 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें थी इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश के सामने।
एक तो है कि बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, साहब तो डायरेक्टर रह चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप कमज़ोर थी। पॉलिटिकल लीडरशिप में सब जगह पर मेकशिफ्ट अपॉइंटीज थे, कोई सिलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है होम मिनिस्ट्री में नहीं था। तो हुआ क्या, पुलिस बहुत डिमोरलाइज थी। क्या हो रहा था कि केयरटेकर सरकार में जिन लोगों को इंचार्ज बनाया गया, ये सब या तो स्टूडेंट थे या धार्मिक कट्टरवादी एक्सपीरियंस नहीं था। तो पुलिस के काफ़ी बड़ी तादाद में अफसरों को इन्होंने जेल में भी डाला हुआ आज भी, और कम से कम 7 पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को वहाँ पर सजाए मौत देके उहा पुहा का सिचुएशन है। होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पुलिस बहुत डिमोरलाइज थी। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने जो किया अंडर द सर्कमस्टांसेस, मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार एंड रिलेटिवली फ्री फेयर इलेक्शन हुए। जी तो सर, आपसे ये समझना है कि सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि अब ये जो नई पार्टी है, तारिक जो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, भारत के साथ तारिक रहमान, भारत के साथ उनका संबंध कैसा रहेगा सर? देखिए, मैंने पहले ही कहा इस बात को कि अभी तक जो हालात बने थे वहाँ पे, हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ रह रहे थे, वहाँ से रिपोर्ट्स कर रहे थे, और उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को ब्रीफ किया था, जिसका नतीजा है कि आपने देखा कि चूँकि एक पार्टी बैन हो गई थी तो 2 ही पार्टी बचती हैं वहाँ पर। तो ये जो पार्टी थी दूसरी बड़ी रिलीजियस और कट्टरपंथी पार्टी थी, जिसका नतीजा उनको सामने आपको 74 मिला है और कहाँ 2013 मिला है पार्लियामेंट के। तो रहमान की जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रांग है, 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आए हैं, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनली इनकी एक्सेप्टेंस बहुत रहेगी। जिस तरह ने उन्हें हमारे विदेश मंत्री ने उनसे बात की और उनको धारस दिलाई उस टाइम, उस वक्त जिस वक्त अपनी परेशानियों में थे, कंडोलेंस में गए हुए थे, हमारे देश के विदेश मंत्री वहाँ गए और जाके उनको सांत्वना दिलाई और उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, इलेक्शन में हम जो हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। यहाँ से जो भी हमारे ऑब्जर्वर थे वो भी गए और उनको पूरी आशा थी कि हिंदुस्तान। देखिए, हम जब डिप्लोमेसी की बात में तो भारत हर बार सही रहता है। प्रधानमंत्री के आज के ट्वीट में कि लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं। दूसरा, आप देखिए कि जब जब कंडोलेंस की बात हुई, मैं एक बार फिर उनके मैनिफेस्टो पे आती हूँ। पहली बात कि इस पार्टी ने माइनॉरिटीज़ को भी चेहरा बनाया। दूसरी बात है कि वो जो बीच का स्विफ्ट है, जो वो वाले वोटर्स भी अपने साथ लिए आवामी लीग के। लेकिन हमने ट्रम्प के लिए भी यही सोचा था, अच्छा बुरा जो चल रहा है, हमने ट्रम्प के लिए भी सोचा था कि इनकी सत्ता आएगी और भारत का फुल स्विंग रहेगा। अभी भी हम अपना ट्रेड रेट सब बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अब तारिक अनवर की मजबूरियां क्या, तारिक रहमान की मजबूरियां क्या क्या रहने वाली हैं? क्योंकि अभी तो यूनुस पे हैं, वो भी एक्टिव रहेंगे, तो बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। फिर एक विपक्ष के तौर पर मौलाना साहब भी रहेंगे, तो मजबूरियां क्या रहेंगी? देखिए, उस प्रेशर में तो रहमान साहब नहीं काम करेंगे कि अगर अपोजिशन इनके बराबर का होता। अपोजिशन लीडर देखिए 213 और 77 की बात हो रही है और दूसरी पार्टी के 8 लोग आए हैं, तो ये उस प्रेशर में नहीं रहेंगे रहमान साहब। जिस तरह जनरली देखा जाता है कि अपोजिशन लीडर बहुत स्ट्रांग है, वो तो बात आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ठीक है। और जहाँ तक सवाल है मदर का और बेटे का, वो रिजीम दूसरा था, मैंने पहले भी कहा, ये रिजीम दूसरा है। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। लंदन में रहे हैं, इन्होंने पूरे हालात देखे हैं, किन कंडीशन में यहाँ पर आए हैं 17 साल के बाद, और किस तरह इन्होंने सरवाइव किया, किस तरह से उनको सपोर्ट मिला है। तो आज उनको दिखता है कि हमें हर दल ने सपोर्ट किया है। आज हिंदू धर्म ने भी किया है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं हमारे भाई हिंदू ब्रदर्स, उनके साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होगी। जहाँ तक व्यापार का सवाल है, वो हमारे देश से व्यापार करना उनको बहुत मजबूरी है। और हमारे जो पोर्ट है, हमारे जो पोर्ट हैं, वो उनको नरिश करते हैं। अभी हमने जो पिछली सरकार थी उसके साथ सब कट ऑफ कर दिया था, हमने बंदरगाह बंद कर दिए थे, उनके ट्रेड बंद कर दिए थे। इससे उनको बड़ी परेशानी थी, वहाँ पर बड़ी क्राइसिस थी। अभी वो इस स्थिति में नहीं है, अब ये बांग्लादेश को बनाने की स्थिति में आए हैं, डेवलप करेंगे। मैं दोनों से ही सवाल है